नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए मधु कांकरिया जी की लिखी कहानी काली चील। कोई स्मृति जिंदगी से बड़ी नहीं होती और न ही कोई सोच, पर कुछ स्मृतियां, कुछ जिंदा और गर्म एहसास टीस बनकर ताउम्र सालते रहते हैं आपको। चेखव की एक कहानी पढ़ी थी, एक क्लर्क की मौत, जिसमें एक क्लर्क होता है। एक बार वह थिएटर हॉल में कोई नाटक देख रहा होता है कि अचानक उसे जोर से छींक आती है। छींक इतनी तेज होती है कि छींक के कुछ छींटे सामने बैठी मटकी सी मोटी और गंजी खोपड़ी पर गिर जाते हैं। गंजी खोपड़ी घूमकर आंखें तरीर कर पीछे देखती है तो क्लर्क के होश उड़ जाते हैं। वह उसका बॉस था। बॉस उससे कुछ नहीं कहता, पर अफसरशाही का आतंक उसके मांस में ही नहीं, हड्डियों तक में धंसा था। वह और अधिक चैन से बैठ नहीं पाता। बार बार उसे लगता कि अनजाने ही सही पर उससे भयंकर अपराध हो गया है। उसकी बदतमीज छींक के गंदे छींटे बॉस की खोपड़ी पर नहीं पड़ने चाहिए थे। जाने बॉस क्या सोचे, कौन जाने उसे नौकरी से ही डर पंख पसारने लगा। बॉस का आतंक कंधे पर बैठे गिद्ध की तरह हर पल उसे अपनी नुकीली नोक से लहूलुहान करने लगा। अब गई नौकरी। थिएटर खत्म किए बिना ही वह घर लौट आता है और सीधे पहुंचता है बॉस के यहाँ। काफी इंतजार के बाद बॉस घर आता है। जैसे ही बॉस की निगाह उस पर पड़ती है, वह गिड़गिड़ाता है, बॉस बॉस मैंने जानबूझकर नहीं छींका, मुझे माफ कर दें। बॉस उसे कुछ नहीं कहता है, बस एक ठंडी और उदासीन नजर उस पर डालकर रह जाता है। वह और अधिक डर जाता है। बॉस सचमुच उससे बहुत नाराज है, इसलिए उसने उसकी बात का जवाब तक नहीं दिया। उसके वजूद का अंश अंश इस डर से ग्रस्त हो जाता है कि उससे दुनिया का सबसे बड़ा अपराध हो गया है। बॉस के आतंक के नुकीले कांटे उसे रह रहकर चुभते हैं। पल भर के लिए भी वह पलक तक झपका नहीं पाता है। खौफ और तनाव की नोक पर टंगा हुआ आधी रात में ही फिर जा पहुंचता है बॉस के घर। सर मुझे माफ कर दें, मैंने जानबूझकर नहीं छींका था। इस बार बॉस सचमुच अपना आपा खो देता है और चीख कर कहता है, गेट आउट। सुबह वह क्लर्क अपने कमरे में मृत पाया जाता है। सवाल यह उठता है कि यह कहानी मुझे क्यों याद आती है रह रहकर। क्या इसलिए कि इसके सूत्र अवचेतन की किसी गहरी पीड़ा या अपराध बोध से जुड़े हैं? शायद हाँ, क्योंकि अपराध बोध आसमान में उड़ती वह काली चील होती है जो आपके जरा सा खाली होते ही झपट्टा मार दबोच लेती है आपको। तो किया जाए अपने ही अतीत का पोस्टमार्टम, क्या हर्ज। किस्सा कोता यह कि वे 86-87 के दिन थे। संचार क्रांति का शुरुआती दौर। कंप्यूटर छोटे होते डेस्क पर आने लगे थे और सस्ते होते होते छोटे छोटे ऑफिस की भी जरूरत बनने लगे थे। क्योंकि अब जमाना तेज चलने वालों का था, इसलिए अब अकाउंट भी लाल रंग के मोटे मोटे खाते से निकलकर कंप्यूटर के पर्दे पर दनादन चलने लगे थे। रातों रात कंप्यूटर हवा पानी की तरह अनिवार्य बन गया था। जगह जगह कुकुरमुत्ते की तरह कंप्यूटर सेंटर खुल गए थे। हमारे स्वप्न भी अब कंप्यूटर के साथ जुड़ने लगे थे। अब आसमान उसका था जिसे कंप्यूटर चलाना आता था। स्वप्न उसके दौड़ते थे जिनकी उंगलियां कंप्यूटर पर तेज तेज दौड़ती थीं। पर पुरानी पीढ़ी जिन्हें न कंप्यूटर चलाना आता था और जिंदगी की घिस घिस ने जिन्हें इतना घिस दिया था कि जिनमें नया कुछ भी सीखने की ऊर्जा और उमंग ही नहीं बची थी। कंप्यूटर के बारे में सोच सोच उनका रक्तचाप बढ़ने लगा था। उनकी ऊर्जा और सपनों का लीकेज होने लगा था, क्योंकि कंप्यूटर के चलते उनकी जिंदगी अनाथ हो इधर उधर भटकने लगी थी। मैं उन दिनों कोलकाता के प्रसिद्ध टी एक्सपोर्ट हाउस में ताजा ताजा कंप्यूटर प्रोग्रामर बनी थी। मेरा काम था उस एक्सपोर्ट हाउस को कंप्यूटराइज्ड करना। कुछ इस तरह कि धीरे धीरे सारी संबंधित एवं जरूरी रिपोर्ट कंप्यूटर से ही निकले। अब तक सारी रिपोर्ट एक्सपोर्ट हाउस के टाइपिस्टों एवं बाबुओं द्वारा ही तैयार की जाती थी। चूंकि वह एक्सपोर्ट हाउस था, इस कारण इन टाइपिस्ट और बाबुओं का भी अपना अलग ही रुतबा था, जो मेरे आने के चलते एकदम से धचक गया था। आधे से अधिक टाइपिस्टों को पियूनगिरी में लगा दिया गया था और जो आधे बचे हुए थे वे भी ऑक्सीजन पर थे। कब गिर जाएं उन पर बेकारी या अपमान की गाज।
कंप्यूटर उनके लिए एक ऐसा खलनायक था जो न केवल उनकी पतंग काट रहा था, वरन उनके स्वप्न और सम्मान को भी देश निकाला दे रहा था। कंप्यूटर से निकली रिपोर्ट की चकमक स्पीड को देख वे ठंडी सांसें लेते, बीते दिनों की जुगाली करते और अपने हाथों से अपनी मेज पर मुक्के मारते। जब कभी कंप्यूटर से निकली रिपोर्ट में मेरी गलत समझ के चलते कोई भूल निकल आती या आंकड़े गलत बोलने लगते, उनके चेहरे पर सौ सौ गुलाब खिल जाते, हवाएं तेज तेज चलने लगती। उनके होठ जो इन दिनों नौकरी जाने की चिंता में हंसना भूल गए थे, उन पर हंसी किसी चिड़िया की तरह फुदकने लगती। वे फिर पुराने दिनों का स्वप्न देखने लगते जब वक्त जिंदगी से भरपूर था और इतने नीरस काम करते हुए भी वे फिल्मी गीत गुनगुनाने, चुटकुला सुनाने और मुख्यमंत्री ज्योति बाबू पर बहस करते हुए ठहाका लगाने के कुवत रखते थे। उन दिनों को सलाम करते हुए वे फिर अपनी कल्पना में कंप्यूटर को बाहर निकाल अपनी टाइपिंग मशीन और अपने पुराने साथियों को बाइज्जत प्रतिष्ठित करने लगते। अपने आसपास से असंपृक्त और तटस्थ मैं उनकी बेबसी का स्वाद लेती, उनके स्वप्नों से खेलती, उन्हें घायल करती तेजी से सिस्टम को कंप्यूटराइज्ड करने में लगी थी। उन्हीं प्रयासों वाले दिनों में एक दिन एकाएक मेरी हार्ड डिस्क क्रैश कर गई। अगले दिन एक्सपोर्ट हाउस को अपनी रेट रूस, जर्मनी और जापान आदि देशों के प्रतिनिधियों को भेजनी थी, क्योंकि उसी दिन ऑक्शन होने वाला था। हमारा एक्सपोर्ट हाउस स्थानीय बाजार से ऑक्शन से चाय पत्तियां खरीदता, फिर उनकी ब्लेडिंग, टेस्टिंग और ग्रेडिंग आदि कर उसे रूस, जर्मनी जैसे देशों को मोटे फायदे में एक्सपोर्ट करता था। बहरहाल ऊपर से आदेश आया, सारी रिपोर्ट सुबह तक लग जानी चाहिए। मेरे आने से पहले 1.5 पसली के फोनी बाबू यह सब देखते थे। वे एक्सपोर्ट विभाग के सबसे अनुभवी टाइपिस्ट कम क्लर्क थे। कोई साधारण दिन होता तो वे कंप्यूटर की इस दगाबाजी पर बहुत खुश होते, शायद मित्रों को दावत तक दे डालते, क्योंकि उन दिनों उनका सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई था तो वह कंप्यूटर ही था। पर वह एक महत्वपूर्ण एवं उड़ता हुआ दिन था। रिपोर्ट उनकी देखरेख में ही निकलनी थी। एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट की सारी रिपोर्ट का दायित्व उनके अधीन था। उन्होंने कातर निगाह से मुझे देखा और जाल में कैद पक्षी की तरह फरफराए। सुबह तक 230 पेज की सारी रिपोर्ट कैसे टाइप होगी? क्या दूसरे कंप्यूटर का इंतजाम नहीं हो सकता? बैकअप तो है ही आपके पास। मैंने गर्दन उचकाई और अपनी अक्ल से पंगा लेते हुए कहा, मैनेजमेंट से बात कीजिए। उनका अधबुढ़ा चेहरा हल्के से कांपा, आंखों में बॉस का खौफ उभरा। सामने के 2 टूटे दांतों से दयनीय हंसी बिखेरते वे लटपटाई आवाज में पिनपिनाए, साहब बहुत गुस्से वाले हैं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती। एक बार तो गुस्से में उन्होंने रजिस्टर ही मुझ पर फेंक दिया था। करीब खिसक कर वे फिर फुसफुसाए, आप पर तो वे बहुत मेहरबान हैं, आपके साथ तो हंसी मजाक तक चलता है, आपकी बात वे जरूर सुनेंगे, आप ही जरा। वे खिसकते हुए मेरे इतने करीब आ गए थे कि उनकी सांस, मैले कपड़े और बालों में लगे कड़वे तेल की गंध से मेरा जी मिचलाने लगा था। मेरे लिए यह कोई महामुश्किल कार्य नहीं था। मैंने एक निगाह घड़ी पर डाली और एक निगाह उनके चेहरे पर डाली, जहां डर, कुरूपताड़ और मनुष्यत के जाने कितने जाले लटक रहे थे। मुझे उस पूरे माहौल से जितनी अधिक वितृष्णा हो रही थी, फोनी बाबू की आंखों में उतनी ही अधिक उम्मीद की किरण कौंध रही थी। वे फिर लटपटाते प्रेम से बोले, आप करेंगी ना बात? बोलते बोलते जाने कैसे तो उनकी बाईं आंख दबी। मुझे लगा शायद इसी मनहूस शक्ल, गंदे कपड़े और अजीबोगरीब व्यवहार के चलते ही बॉस ने उन पर रजिस्टर फेंका होगा। उनकी यातना का कुछ आनंद लेती, गर्दन झटकती मैं यह जा वह जा। दूसरे दिन ऑफिस पहुंची तो बड़ा विचित्र और दयनीय नजारा था। जिंदगी जीता जागता युद्ध बन चुकी थी। गिरते डोलते 52 वर्षीय फोनी बाबू को 3 प्यून पकड़कर टैक्सी में चढ़ा रहे थे। वे उनके पंजे से निकलने की असफल कोशिश कर रहे थे। बीच बीच में वे अपनी अकड़ी गर्दन को दाएं बाएं हिला रहे थे। उनका दिल अभी भी बुझती लालटेन की तरह भग भग कर रहा था। वे बुदबुदा रहे थे, अभी भी 40 पन्ने बाकी हैं। पास खड़े दूसरे क्लर्क से मैंने पूछा, माजरा क्या है? तो पता चला फोनी बाबू रात भर मशीन पर मुंडी झुकाए टाइप करते रहे थे। रात बीत गई, फिर भी जब वे घर नहीं पहुंचे
तो उनका लड़का पहली ट्रेन पकड़कर ऑफिस पहुंचा। उस समय भी वे दीन दुनिया को भूल अपने अंगों को कछुए की तरह सिकोड़। वह जनवरी की कुरकुराती रात थी। अपने आसपास से निरपेक्ष दनादन टाइप करते जा रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रात बीती और कब सुबह फूटी। उनके लिए सब कुछ स्थगित था, मिथ्या था। सत्य था सिर्फ उनकी नौकरी, टाइपिंग मशीन और 230 पेज। अभी आप सुन रहे थे मधु कांकरिया जी की लिखी कहानी काली चील।